वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस स्टडीज विद सीए केशव चावला। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने चैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये क्लास 11 की फर्स्ट वीडियो है। तो जी यहाँ पे मेरा मोटिव होगा कि मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा, चैप्टर का एक ग्लिम्स दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा चैप्टर की, कि जिस बच्चे ने ऑलरेडी चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है वो भी अगर इसको देख रहा है तो उसको भी डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आएगा। बट मेरा अल्टीमेट मोटिव ये है इस वीडियो का कि आपको चीज़ माइंड में रिटेन हो जाए। तो जो चीज़ जी 1 घंटे में होती है या 1.5 घंटे में होती है या 2 घंटे में होती है, मैं चाहता हूँ उसका हाफ टाइम लेके उस चीज़ को कवर करें। बिकॉज जब भी एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि जो चीज़ आपने 2 घंटे में करनी है उसको 1-1 घंटे में 2 बार करके ख़त्म करो। दैट विल आई प्रेफर मोर। ठीक है, बिकॉज उससे क्या होता है, आपकी रिटेनिंग चीज़, जो आपकी रिटेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। बिकॉज अगर मैं किसी चीज़ को ज़्यादा बार देखता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार मैं उसे रीड करता हूँ, तो अल्टीमेटली वो मेरे दिमाग में घुस जाती है। तो इसी मोटिव के साथ जी हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। हाँ जी, तो आपकी स्क्रीन पे जी अब नोट्स आ गए हैं। स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। विल बी डूइंग अ क्विक रिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले जी आपने इसमें 2 टर्म समझनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें मैं पैसा कमाने की सोच रहा हूं जी, विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, दैट इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट अगर मैं बात करूंगा जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो उसमें पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है। मैं अपनी कुछ सोशल नीड्स, अपनी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स, अपनी कुछ इमोशनल नीड्स, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वॉलेंटरली मतलब खुद से कोई चीज करता हूं, कोई एक्टिविटी करता हूं, तो उन चीजों को मैं कहता हूं जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 2 टर्म्स यहां पे मुझे क्लियर हो गई हैं, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज व्हिच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, इवन सोशल नीड्स एज वेल। डन जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जी मेरे पास 3 तरह की एक्टिविटीज आती हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जी बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप पढ़ रहे हैं जी। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस की बात करेंगे, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं जी, उसमें जी प्रोडक्शन होती है, सेल होती है, किस चीज की? गुड्स की। या फिर सप्लाई होती है, किस चीज की? सर्विसेज की। एम क्या है मेरा? एम है मेरा प्रॉफिट कमाना, मुझे पैसा चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में करी किस ले रहा हूं? अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। तो व्हाट इज अ बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर जी? हाँ जी सर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे आते हैं जी। बिजनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहली चीज, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या नहीं? हाँ जी है। अभी ये पढ़ा सर, क्योंकि उसको किया जा रहा है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसलिए जी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहते हैं जी बिजनेस में या तो गुड्स बन रहे होंगे या फिर सर्विसेज बन रही होंगी। ठीक है, या तो गुड्स बन रहे होंगे या फिर सर्विसेज बन रही होंगी। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं उनको सेल किया जा रहा होगा या उनको एक्सचेंज किया जा रहा होगा। किस चीज को? गुड्स को या सर्विसेज को? अरे भाई 2 ही चीजों में तो डील करते हैं, या तो गुड्स में डील करते हैं या सर्विसेज में डील करते हैं। तो उसमें का बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें प्रोडक्शन हो रही होती है या प्रोक्योरमेंट हो रही होती है गुड्स और सर्विसेज की, और बाद में उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को जी बेच दिया जाता है या एक्सचेंज कर लिया जाता है। एक्सचेंज का मतलब भी एक तरह से मैं सेल कर रहा हूं उसको। ठीक है, देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आज मेरे पास जी एक कार है और मैंने कार बेच दी, क्या मैं मेरा उस कार का बिजनेस हो गया? नहीं। अगर मैं उस चीज को, अगर मैं अपनी एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे करता हूं तो ही वो बिजनेस माना जाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। मतलब आज अगर मैंने कोई एक ट्रांजेक्शन कर ली, वन टाइम ट्रांजेक्शन कर ली, इट इज नॉट माई बिजनेस। अगर आज एक आप बीइंग अ कॉमन मैन, आपने एक बिल्डिंग सेल कर दी, अपना घर बेच दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, उस पर कुछ पैसा कमा लिया, तो आपका जी काम नहीं हो गया घर बेचना। बट अगर एक प्रॉपर्टी डीलर ने घर बेचा और उससे कुछ कमाया, फिर घर बेचा, फिर कुछ कमाया, उसका वो बिजनेस है, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। बट जो एग्जांपल मैंने दिया कि बीइंग अ कॉमन मैन, मैंने घर बेचा और फिर दूसरा घर ले लिया और कुछ पैसा कमा लिया जी, दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज इट इज नॉट डन
ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद कहता है जी प्रॉफिट अर्निंग। भाई बिजनेस का मोटिव होता है जी पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो भाई बिजनेस करने का फायदा क्या है? घर ही बैठ जाते हैं यार। बिजनेस कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, अपना घर चलाने के लिए कर रहे हो, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए कर रहे हो। तो बिजनेस की एक और कैरेक्टरिस्टिक है जी प्रॉफिट अर्निंग। देन आता है जी हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सेकंड जस्ट या अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न में क्या कहता है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो मान लो जी कि रिटर्न आना ये श्योर बात नहीं है, अनसर्टेनिटी है। आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है रिटर्न मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो आपको इस चीज के लिए जी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। एलिमेंट ऑफ रिस्क, भाई बिजनेस से रिस्क जुड़ा हुआ है। आप बिजनेस से रिस्क को अलग नहीं कर सकते भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो रिस्क छोटा होगा, अगर आपका मीडियम बिजनेस है तो रिस्क भी मीडियम होगा, और अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो हो सकता है आपका रिस्क का लेवल भी उतना ही बड़ा हो। तो रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट रिस्क का लेवल विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ योर बिजनेस। ठीक, तो हमने जी यहां पे खत्म किया है कि बिजनेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नेक्स्ट आता है जी हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं जी, वो भी एक तरह का बिजनेस है, बट वहां पे आपने एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली हुई है, आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स है जिसको आप अप्लाई करते हो और उससे आप पैसा कमाते हो, उससे आप फीस अर्न करते हो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूंगा जी। प्रोफेशन, डॉक्टर जी एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी जी प्रोफेशन है, लॉयर प्रोफेशन है। तो दीज आर बिकॉज ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, लोगों ने स्पेशलाइज्ड में स्किल डेवलप की हुई है और फिर ये सर्विसेज देके उस पर क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो कहता है जी प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। भाई इतनी पढ़ाइयां कर करके आए हो तो ऑब्वियसली ना वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ही तो है, उसमें नॉलेज ही तो दी जा रही है आपको। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता जी। आज मैं खड़ा होकर चले जाऊंगा जी मैं डॉक्टर हूं आज से, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं जाके ये जरूर कह सकता हूँ जी आज से मैं बिजनेसमैन हूं। मैंने कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट कर दिया ना। मैं चाहे सेकंड फेल हूं, मैं चाहे थर्ड फेल हूं, मैं चाहे एमबी हूं, मैं चाहे कुछ भी हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। उसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, बट प्रोफेशनल में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। ठीक, हाँ जी ठीक। प्रोफेशनल एसोसिएशन, भाई ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनके लिए एक बॉडी है, इनके लिए एक बॉडी है जो ये प्रोफेशनल डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे जी सीए में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ये बोर्ड्स हैं, ये इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो इनको इस बॉडी को कंडक्ट करती है, इस बॉडी को मॉनिटर करती है और आपको वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करती है। उसके बाद जी बात करेंगे जी कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है जी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो प्रोफेशनल्स के जी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि जब एक बंदा डॉक्टर बनता है तो उसने डॉक्टर बनने के टाइम पे जी एक शपथ ली थी, उसने कहा था कि भाई मैं अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल फेयर रहूंगा, मैं हर उस व्यक्ति का इलाज करूंगा जो उस टाइम पे बीमार है, बिना किसी चीज का मतलब लालच करे, ये करे वो करे। मतलब ये मैंने ऐसी शपथ बोल दी जी, मुझे आती नहीं है शपथ डॉक्टर्स की क्या होती है। सिमिलरली जी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग भी, हमारे भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिना चेक करे यूं ही ऑडिट सर्टिफाई नहीं करेंगे कि जी वो बिल्कुल ठीक है। हम पूरा उसमें चेक करेंगे और फिर आपको सर्टिफिकेशन देंगे कि हाँ जी हमने चेक कर लिया है, आप बिलीव कर सकते हैं कि ये जो इनके स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो मतलब देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव जी प्रोफेशनल्स का मोटिव क्या है जी? हम सर्व करना चाहते हैं। कोई भी प्रोफेशनलिज्म है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी सर्विस दे रहे हैं, लॉयर्स भी सर्विस दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी सर्विस दे रहे हैं। तो इनका मोटिव क्या है जी? सर्विस मोटिव है। रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फीस, सर्विस दे किस ले रहे हैं जी? पैसा, फीस चाहिए हमें इसके बदले। अगर हमने आपको कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है तो उसके बदले हम आपसे फीस लेंगे। समझे बात? हाँ जी समझे सर। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी वो कहते हैं इनका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, इसमें वो जनरली कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हैं कि अंकल जी डॉक्टर जी मेरे को हो गया बुखार, मेरे को हो रहा है सर दर्द, प्लीज मुझे बताओ, मुझे दवाई दो इसके लिए। तो वो आपसे कंसल्टिंग चार्जेस लेते हैं और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं और फिर बाहर जाके आप किसी केमिस्ट से दवाइयां ले लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको जी कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं जी। तो आई होप यहाँ पे प्रोफेशन सबको क्लियर भी हो गया होगा और साथ ही साथ कुछ कुछ माइंड में जाना शुरू हुआ
होगा। तो देखो जी, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर विद इट कि मेरे को सिर्फ एक क्विक रिवीजन करानी है, आपको चैप्टर का एक ग्लिम्स देना है। तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे माइंड में नहीं घुसा है, तो इस वीडियो को फिर अभी के अभी रिवाइंड कीजिए और वापस एक बार फिर से इसे सुन लीजिए, तो आप लोगों को अवश्य या आपके माइंड में कहीं ना कहीं घुसेगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं आपको एक बार पॉइंट्स बता देता हूं जी। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जी रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्विस मोटिव, रिवॉर्ड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फीस, एंड नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस समझ लिया, प्रोफेशन समझ लिया जी। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है जी वो काम करना, उसके लिए आपको एक सैलरी मिलना या वेजेस मिलना, और वो काम करना जो आपका एम्प्लॉयर, जो आपका बॉस आपसे चाहता है। तो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, कि जी अपना बिजनेस नहीं है, अपने लिए काम नहीं कर रहा, दूसरों के लिए काम कर रहा हूं, और उसके बदले मुझे सैलरी या वेजेस मिलेंगी। वेजेस किसको मिलती है जी? लेबर को। और सैलरी किसको मिलती है जी? एम्प्लॉय को। तो दिस इज द डिफरेंस। जो मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं उन्हें वेजेस मिलती है, और जो बाकी ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब जो होते हैं जी हमारे, ये इनको मिलती है जी सैलरी। ओके जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द मेन फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, समझिए जी, आपको समझ आ जाना चाहिए जी है क्या चीज। एम्प्लॉयमेंट समझ आ गई ना, कैरेक्टरिस्टिक भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन जी, दो जनों के बीच में, मेरे एम्प्लॉयर और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको जी सर्विसेज दूंगा, उस सर्विसेज के अगेंस्ट आप मुझे इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो हमारे बीच में एग्री हुआ वो आपको मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस, दैट इज द थिंग कि आपको जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसके बदले आपको क्या मिलेगा जी? या तो सैलरी मिलेंगी या फिर वेजेस मिलेंगी। नेचर ऑफ वर्क प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर जी, इसमें कोई नेचर ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन नहीं होता एम्प्लॉयमेंट में। जो आपका एम्प्लॉयर चाहता है वो आपके बीच में एग्री हो गया होगा, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में मेंशन हो गया होगा, आपको वो काम करना है जो आपका एम्प्लॉयर आपसे चाहता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना। किसी का बिजनेस सेट है, किसी ने अपना बिजनेस कर रहा है, वो आपको कहेगा जी आओ मेरे बिजनेस में, मुझे बंदों की जरूरत है, मेरे लिए आगे काम करो, और जो काम मैं आपको कहूंगा वो काम आपको मुझे करके देना है। तो इसमें आपको अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना जी, पैसा वो लगा चुका है, आपको बस जाना है, काम करना है और पैसा लेके आना है। ठीक जी, हाँ जी ठीक। कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, भाई इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बट हर कंपनी का अलग अलग होता है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी डिफाइंड बाय द एम्प्लॉयर, रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी डिफाइंड बाय द एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर जी, आपको वो क्वालिफिकेशंस आप पोजेस करनी चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर को आपसे चाहिए। अगर वो कहेगा जी मुझे जॉब के लिए एक क्वालिफाइड बंदा चाहिए, तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। उसने कहा जी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती जी, हमने तो कॉलिंग करानी है, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो बेसिकली व्हाट एम्प्लॉयर वांट्स फ्रॉम यू, व्हाट एम्प्लॉयर वांट्स फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो उसके बेसिस पे उसको हायर कर लेगा। ठीक जी, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज को जी क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जी क्या होती है? इंडस्ट्री का मतलब होता है जी, इंडस्ट्री कंसर्न होती है हमारी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना, उनकी प्रोसेसिंग होना, जी हमारी होती है इंडस्ट्री। और कॉमर्स की जब मैं बात करूंगा तो वो जो गुड्स और वो जो सर्विसेज अब है मेरे पास जी, उनका एक्सचेंज करना, उनको बेचना, ये किस में आ जाता है जी? कॉमर्स में आ जाता है। क्लियर है जी? हाँ जी सर, बहुत क्लियर है, बड़ा मजा आ रहा है। आगे चलते हैं। हाँ यार, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, तो लेट्स गो अहेड। ठीक जी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को वो कहता है जी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। ये पहले बहुत बार सुना होगा अपनी जिंदगी में, नया वर्ड नहीं है आपके लिए। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है जी? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो एक्टिविटीज होती हैं which are connected with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं जी, तो जो हमारे चीजें जो है नेचुरल रिसोर्सेज से निकल के आती हैं, या फिर जो हमारे एनिमल्स वगैरह से, मतलब जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं, वहां से जो चीजें हम जनरेट करते हैं जी, वो सारी मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाती हैं। इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों में, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जैसे कि जी शिप जाती है मिडल में, या हमारे जो सी शोर्स होते हैं वहां से जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है जी, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जी, पोल्ट्री फार्म सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जिसमें प्राइमरी डिस्कस कर ली, प्राइमरी के भी दो कैटेगरीज थी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। उसके बाद आता है जी सेकेंडरी।
सेकेंडरी कहता है कि जो प्राइमरी में बना, प्राइमरी को मतलब हम रॉ मटेरियल्स को जो यूज करते हुए एक फिनिश गुड्स बनाते हैं जी, उसे हम कहते हैं जी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो तरीके की आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग होती है जी कि मतलब मैंने रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग है। कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं जी, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, घर बनाना, या फिर ऑफिसेज बनाना, ये सारा आ जाता है जी मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। तो secondary industry include all those activities which are connected with using the materials which have already been extracted at the primary stage। मतलब जो प्राइमरी स्टेज में बनाया गया है उस चीज को यूज करती है, उस मटेरियल को यूज करती है कौन सी? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और टर्शरी इंडस्ट्री सुना होगा जी, सर्विस सेक्टर। टर्शरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज which are concerned with providing the support services to primary and secondary industries as well as activities relating to the trade। तो जी स्पष्ट भाषा में कहूं तो टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है मेरी, वो होती है जी एक तरह से सर्विस सेक्टर। तो वो सारी चीजें जो मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए करनी पड़ती है जी, वो सारा आ जाता है मेरा टर्शरी इंडस्ट्रीज में। डन जी, यहां तक सबको क्लियर? जी सर, बहुत 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 अच्छे से क्लियर है हमें, और शायद हमें कुछ कुछ याद भी हो गया है जी। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद हो गया है, नहीं हुआ तो मैं कहता हूं पॉज कर दो यहाँ पे। आई मीन पॉज मत करो, थोड़ा सा बैक जाओ, एक बार फिर से देखो यार, ज्यादा देर हमने कवर नहीं किया है, तो फटाफट से फिर से देखो, एंड बिलीव मी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जी मेरा कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, और आपने पढ़ना है जी ट्रेड क्या होता है। कॉमर्स की बात करेंगे जी, इट कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर द सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जी गुड्स का आदान प्रदान करने के लिए, आपको गुड्स को बेचने के लिए जी, सेल उसका एक्सचेंज करने के लिए, सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए आपको जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जी, वो सारा होता है मेरा कॉमर्स। कॉमर्स में दो तरीके की चीजें आ जाती हैं जी, ट्रेड आ जाता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आ जाता है। ट्रेड का मतलब होता है जी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है जी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है ट्रेड को सपोर्ट करने वाली सारी एक्टिविटी। ट्रेड को सपोर्ट करने वाली सारी एक्टिविटीज मतलब सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए आपको जिन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, जिन एक्टिविटीज, जिन आपको एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है जी, उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब सपोर्टिव एक्टिविटीज, मतलब जी सपोर्टिव एक्टिविटीज उन्हें कहते हैं जी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पढ़ते हैं ट्रेड क्या होता है जी। इट एम्प्लॉयज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब होता है जी, जब आप अपनी कंट्री के अंदर, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उसे कहते हैं जी इंटरनल ट्रेड। मतलब विद इन इंडिया अगर मैं गुड्स को सेल कर रहा हूँ, विद इन इंडिया अगर मैं गुड्स को बाय कर रहा हूँ, तो जी वो होता है मेरा इंटरनल ट्रेड। उसके बाद जी आता है मेरा इंटरनल ट्रेड में भी मेरी दो बाइफर्केशन होती है, होलसेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड। जैसे जी आप अपने घर के पास वाली दुकान पे जाते हैं जी, वो रिटेल शॉप होती है, वहां से आप एक भी लेके आ सकते हैं। एक मतलब कि आपको चिप्स का पैकेट चाहिए जी, एक लेके आ जाओगे, सिंगल पैकेट मिल जाएगा आपको। 1 रुपए की भी चीज चाहिए तो आपको मिल जाएगी। होलसेल वाले क्या करते हैं जी, बल्क में देते हैं। तो जनरली होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, और रिटेलर्स जो होते हैं वो हम जैसे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक जी, हाँ जी। एक्सटर्नल ट्रेड नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इज कंसर्न जब हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब गुड्स या सर्विसेज जो है हम एक्सचेंज तो कर रहे हैं, बट कहां पे जी, अपनी बाउंड्री से बाहर जाके, अपनी बाउंड्री से बाहर जाके, उसे कहते हैं जी एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में भी जी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रोपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब मैं अपने यहां से सामान भेजता हूं बाहर, अपने यहां से सामान भेजता हूं बाहर, मतलब आउटसाइड इंडिया, तो उसे कहता हूं एक्सपोर्ट। मैं आउटसाइड इंडिया से सामान मंगाता हूं जी अपने यहां पे इंडिया में, उसे कहते हैं जी इंपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है जी, मैं यहां बैठे हुए सामान मंगाता हूं जी आउटसाइड इंडिया से, और आगे सामान को भेज देता हूं आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर से मंगाया और आगे कहीं और भेज दिया, खुद नहीं यूज किया, इसे कहते हैं जी एंट्रीपोर्ट। इसमें इंपोर्ट का भी फीचर आ गया और एक्सपोर्ट का भी फीचर आ गया। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, पक्का। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब है जी, वो एक्टिविटीज जो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए किस लिए चाहिए, ट्रेड करने के लिए। सर ट्रेड करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है भाई,
उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि सर किस किस चीज की आवश्यकता है, जरा बताओ ना। हाँ ना, बिल्कुल बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी, तो मुझे किस किस चीज की आवश्यकता है जी? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब से ट्रांसपोर्टेशन आप अच्छे से जानते ही हैं कि आज मुझे अगर कहीं पे अपना माल पहुंचाना है जी, मुझे अगर कहीं पे अपना सामान पहुंचाना है जी, तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन के बिना पॉसिबल है? ना जी ना, बिल्कुल 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 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है जी बैंकिंग। बैंकिंग जो होता है जी, वो किस लिए काम आता है? मुझे अगर कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट है या मुझे कहीं पे फंड्स ट्रांसफर करने हैं, तो सारी की सारी मुझे सुविधा कौन प्रोवाइड करेगा जी? बैंकिंग। बैंकिंग रिमूव करता है जी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंसेस, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव करता है जी हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, कि मुझे अब दिक्कत नहीं है जी मेरे को कहां किससे डील करना है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं हरियाणा के बंदे के साथ काम कर सकता हूं, हरियाणा के बंदे को के साथ ट्रेड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आई हैव ऑक्सिलरी टू ट्रेड, आई हैव सम एक्टिविटी व्हिच इज ट्रांसपोर्टेशन। आता है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रिमूव करता है जी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, कि अगर मेरे को पता है कि मेरे ऊपर कोई रिस्क है, मतलब अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जी 1 करोड़ रुपए का, और मुझे डर है यार कहीं कल को बाय चांस कोई मिसहैप हो जाए, आग लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, और मेरा 1 करोड़ का अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैं तो जी खत्म हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं इंश्योरेंस लो ना यार। इंश्योरेंस कहता है भाई मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आई एम एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, मैं हूं ना दोस्त। मेरा हाथ पकड़ो, आओ मेरे साथ आओ। आता है जी वेयर हाउसिंग। ठीक है जी, वेयर हाउसिंग क्या कर रहा है जी? आपके लिए गुड्स स्टोर करता है, गुड्स को स्टोर करेगा। अगर आपको अपनी टेम्पररी स्टोरेज करनी है, तो आप चाहिए वेयर हाउसिंग के पास। आपके पास जगह नहीं है गुड्स रखने के लिए, फैक्ट्री से गुड्स बाहर आ गए हैं और कस्टमर अभी है नहीं, तो आपने कहा जी गुड्स को कहां रखूं? वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग में रखूं। ठीक। उसके बाद आता है जी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है जी? इंफॉर्मेशन देता है। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन देता है। मार्केट में मैं आ चुका हूं जी, मैं कौन? मैं प्रोडक्ट हूं। तो जी मार्केट में आ चुका हूं, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको? एडवर्टाइजिंग से। ठीक है जी, तो अब सोचो अगर इनमें से कुछ भी ना हो, तो ट्रेड करना जी कितना असंभव हो जाएगा। राइट जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। जी बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स है जी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा जी, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें। सर्वाइवल होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है एंड एक्सपेंशन होता है। जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं जी, आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो मेरा पहला मोटिव है जी मेरी कॉस्ट कवर होनी चाहिए, मैं सर्वाइव कर जाऊं जी। ऐसा ना हो कि मैं लॉस मेकिंग हो जाऊं और मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान इतना दे देना कि मैं सर्वाइव कर पाऊं। जब मैंने सर्वाइव करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा बस केशव बस, बहुत सर्वाइव कर लिया, अब हम कमाएंगे जी प्रॉफिट। घर भी तो चलाना है भाई, घर भी तो चलाना है, पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कहा अब मेरा सेकंड मोटिव आया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ही, प्रॉफिट मेकिंग। अब मैं प्रॉफिट मेकिंग है, मेरा घर चल रहा है, बट अब भाई डिमांड बढ़ती जा रही है। मैंने कहा केशव कब तक इतना छोटा बिजनेस करेगा, एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड करेंगे यार, आगे चलेंगे, कुछ कुछ अलग करना है जिंदगी में, कुछ बड़ा करना है। तो जो मेरा नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आता है जी, वो आता है एक्सपेंशन। उसके बाद आता है जी सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव माने कि मैं जब सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, सोसाइटी के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्योंकि मैं सोसाइटीज के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, तो आई हैव सम ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेरा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। मेरे को गुड्स क्वालिटी, जो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देना है एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मुझे प्रोडक्ट्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है। ठीक है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करना है। तो ये सब मेरे जी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है जी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये होते हैं जी मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जी कि सेल्फ डेवलपमेंट, या फिर मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या फिर उसके बाद जी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारे आ जाते हैं जी मेरे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो कि हर पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, हर पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। ठीक जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस रिस्क। वो क्या कहता है जी? रिस्क क्या चीज है जी, किस बला का नाम है? वो कहता है इट रेफर्स टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो कहता है भाई रिस्क क्या है, बिजनेस का रिस्क क्या है? कि एक पॉसिबिलिटी है कि जितना आपने सोचा था उतना प्रॉफिट ना होना, या फिर लॉस भी हो जाना। किस वजह से? अनसर्टेनिटीज की वजह से।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। जो आपने सोचे भी ना था वो हो गया जी, तो हो मतलब जो आपने सोचा भी ना था वो हो गया जी, तो इसे कहते हैं जी बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो एक गाना सा क्लिक करने लगा था बट एकदम से ब्लैंक हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा मैं फंबल हो गया, मैं उस गाने पे जाने वाला था बट नहीं जा पाया जी। तो आगे चलते हैं जी, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। वो कहते हैं जी बिजनेस रिस्क का नेचर, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, हमें बताओ ना। हमने कहा हाँ जी बताते हैं ना, बिजनेस रिस्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताते हैं। बिजनेस रिस्क अराइज करता है जी अनसर्टेनिटीज की वजह से। मतलब अरे भाई, अगर मुझे पता होगा कि आगे चल के क्या होना है तो रिस्क किस बात का। बिजनेस रिस्क है ही इस चीज का कि भाई अनसर्टेनिटी होती है हमारे एनवायरमेंट में, तो उसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है। जैसे कि किसी को नहीं पता था जी ये पेंडेमिक आ जाएगा, तो ये बिजनेस रिस्क था, काफियों के बिजनेसेस इंपैक्ट हुए, काफी बिजनेसेस इंपैक्ट हुए। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट या असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। वो कहता है जी रिस्क को आप किसी भी बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। बिजनेस है तो रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है। अगर बिजनेस छोटा है तो रिस्क छोटा है, बिजनेस बड़ा है तो रिस्क बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा है तो रिस्क भी बहुत बड़ा है। क्लियर जी सर, क्लियर। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी अभी कि कितना साइज है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कितना है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, सुना तो होगा ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो वो कहता है जी प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो और उस रिस्क से जो आप कमाओगे जी वो आपका प्रॉफिट है। तो अगर रिस्क लोगे तो ही कमाओगे, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या है जी, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कि बिजनेस जो है, बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टिनिटीज की वजह से आता है। हर बिजनेस में होता ही होता है, और डिपेंड करेगा, उसका लेवल डिपेंड करेगा नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। आगे चलिए, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेस: ह्यूमन कॉज, नेचुरल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड अदर कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस की जी बात करेंगे तो ह्यूमन कॉज में क्या क्या आता है, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे रिस्क फैक्टर्स जो ह्यूमंस की वजह से जी आते हैं। जैसे कि भाई वो एरर्स कर सकते हैं, ह्यूमन एरर सबसे बड़ा एग्जांपल है, उनकी केयरलेसनेस। ह्यूमन एरर्स कर सकता है, वो केयरलेसनेस कर सकता है। लेबर होती है जी फैक्ट्रीज में, वो स्ट्राइक्स कर जाती है, रेयॉट्स करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये मेरे बिजनेस के रिस्क का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है कि बिजनेसेस में स्ट्राइक्स होते रहते हैं, एम्प्लॉय केयरलेसनेस दिखा सकता है। तो ये सारे मेरे ह्यूमन कॉजेज में कवर अप हो जाते हैं। नेचुरल कॉजेज आते हैं जी वो फैक्टर्स जो जिन पे मेरा कोई जोर नहीं है, मतलब जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, साइक्लोन आ जाना, ठीक है, या फिर कोई और नेचुरल कॉज, जो भी हमारे मतलब एक्सवाइजेड नेचुरल कॉजेज होते हैं, वो सारे के सारे मेरे कवर हो जाएंगे जी नेचुरल कॉजेज में। फिर आता है जी मेरा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब जी हमारा जो इकोनॉमी है उससे उसमें अगर कोई चेंज आता है, जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएशन आ जाना, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आ जाना, इन्फ्लेशन आ जाना। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं मेरे इकोनॉमिक कॉजेज में। अदर कॉजेज की जब मैं बात करता हूं जी, इन कैटेगरीज में फॉल नहीं होते हैं, उसके अलावा कोई चेंज, जैसे कि जी मेरे पॉलिटिकल चेंजेस मतलब गवर्नमेंट मेरी चेंज हो गई है, तो एक बार के लिए मेरे कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, दैट इज वन फैक्टर ऑफ अ बिजनेस रिस्क। ठीक है, देन कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, उसकी वजह से आप आउटडेट हो रहे हैं, तो ये आते हैं जी मेरे टेक्नोलॉजिकल कॉजेज, मतलब अदर कॉजेज, जिसमें मैंने एक एग्जांपल दिया आपको पॉलिटिकल, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया जी टेक्नोलॉजिकल। तो आई होप कि यहां तक आपको सब समझ आ गया है जी, और काफी हद तक चीजें आपके माइंड में गई हो। एक ग्लिम्स बहुत जल्दी दूंगा सिर्फ इस चीज का कि हमने क्या क्या कवर किया था। तो फटाफट से इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं ये डिस्कस किया। उसके बाद ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि थे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, एंड देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फिर मैंने कहा जी बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई किया जा सकता है एज एन इंडस्ट्री और एज अ कॉमर्स। इंडस्ट्री में जी 3 क्लासिफिकेशन कराई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में 2 कराई जी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में भी 2 कराई, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स की बात करी जी, कॉमर्स में मैंने कहा कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब गुड्स को बाय करना, सेल करना, ये सारा ट्रेड में आता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है कि ट्रेड करने के लिए मुझे जो असिस्टिंग एक्टिविटीज चाहिए
वो होती है मेरी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया एंड एडवर्टाइजिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। इकोनॉमिक में 3 बताए थे जी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड एक्सपेंशन। फिर समझा बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक, नेचर क्या होता है उसका, नेचर कैरेक्टरिस्टिक वन द सेम थिंग। एंड लास्ट टॉपिक हमने कवर किया जी, कॉजेज ऑफ अ बिजनेस रिस्क। क्लियर जी। सो आई होप कि सबको रिटेन हुआ होगा एंड साथ ही साथ मैंने कोशिश करी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी देते हुए चलूं। मैंने पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा हर जगह पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इसी नोट पे जी क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। गुड बाय एंड टेक केयर।